नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जेपी पावर के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम स्टॉक की पूरी डीपली एक्सपर्ट लेवल की फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। बता दूं कि मैं कोई भी कैंडल चार्ट के बेस पे यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे कंपनी के रियल डेटा के साथ स्टॉक की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। एक तरह से पोस्टमार्टम करने वाला हूँ और देखते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंदर से क्या निकल के आता है। साथ में यहाँ पे फंडामेंटल का जो पिटारा है उसको खोलते हैं, उसमें देखते हैं क्या कुछ नया निकल के आते हैं। जो टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि भाई स्टॉक का जो पॉजिटिव मोमेंटम और नेगेटिव मोमेंटम क्या रहने वाला है, जो स्टॉक है उसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है, उसका जो स्कोप है वो कैसा रहने वाला है, आने वाले टाइम में स्टॉक कितना परफॉर्म करेगा, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी वो स्टॉक की कितनी थी, साथ में कैपिटल के ऊपर और जो इक्विटी है दोनों पे अलग अलग जो कितना कितना रिटर्न इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। साथ में मार्केट कैपिटल जो वैल्यू है उसके ऊपर भी कुछ यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में स्टॉक का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस है जिसको स्टॉक कभी भी लाइफ में तोड़ेगा नहीं, अगर उसने उसको तोड़ दिया तो स्टॉक बिल्कुल पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो सकता है। ठीक है, साथ में बात करने वाले हैं कि भाई ऐसा कोई ऐसी चीज जब भी कंपनी मान लो कभी भी डीलिस्ट होगी या कंपनी खत्म होने वाली होगी या कभी डीलिस्ट होगी तो वहां पे आपको रिकवरी के तौर पे कितना कितना अमाउंट मिलेगा। साथ में बात करने वाले हैं शॉर्ट रेंज और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा अलग अलग टाइम पीरियड पे। 15 दिन में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, 1 मंथ में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, 3 मंथ में कितना रिटर्न मिलेगा, 6 मंथ में कितना रिटर्न मिलेगा, 9 मंथ में कितना रिटर्न मिलेगा। साथ में 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में बात करेंगे इसके होल्डिंग पैटर्न को लेके कि कौन सा होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, सबसे बेस्ट होल्डिंग पैटर्न क्या होता है और किस होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आने के बाद कंपनी के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव मोमेंटम की तरफ देखने को मिलती है। हर एक देखो और भी काफी ज्यादा पॉइंट है, सभी के ऊपर हम यहाँ बारीकी से बात करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपने स्टॉक में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मैं दावा करता हूं कि आपको इस वीडियो में एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, एक जबरदस्त लेवल की आज तक एक ऐसी एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी जो आज तक आपने कभी देखी ना हो। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जेपी पावर स्टॉक के बारे में। अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो इस टाइम जो करंट स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो 17 रुपये 48 पैसे के आसपास चल रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो 6 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक फ्राइडे को बंद हुआ। एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्राइडे को 0.34% की एक अच्छी खासी यहाँ पे उछाल देखने को मिला। साथ में अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 8 रुपये 35 पैसे से चल के 24 रुपये तक गया था। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है लगभग पूरी तरह से 2 या 2.5 गुना हो चुका है। साथ में अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो पी रेशियो है वो एवरेज से थोड़ा सा डाउन है। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर हालांकि परफॉर्मेंस है लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। एक एवरेज जो मोमेंटम है वो आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। साथ में बात करने वाले हैं कंपनी के ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटी के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी आखिर कितना परफॉर्म कर रही है, उसके ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, साथ में जो उसकी सेल्स है वो कैसी चल रही है। उसके लिए हम स्टॉक के जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। हम जून 2024 का जो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर रिवेन्यू की बात करूं तो कंपनी ने यहाँ पे 1075 करोड़ का रिवेन्यू गेन किया। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 2.5% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 348 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 81% की ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे 0.40 के आसपास है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 19.5% के आसपास आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 77% उछाल के साथ यहाँ पे निकला हुआ है। साथ में अगर कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी की मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी स्टॉक्स की मार्केट कैपिटल ज्यादा चली जाती है तो वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग सबसे ज्यादा बढ़ जाती है।
और अगर किसी स्टॉक के अंदर जो मार्केट वैल्यू है वो गिर जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है। अगर मार्केट कैपिटल वैल्यू ज़्यादा हुई तो वहाँ पब्लिक होल्डिंग बढ़ जाएगी, और अगर मान लो मार्केट के कैपिटल वैल्यू अगर गिरी तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है। एक्सपर्ट जो बोलते हैं वो ये कहते हैं कि भाई स्टॉक्स के अंदर जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग होती है वो लास्ट कम से कम 30% या इससे ऊपर होनी चाहिए। अगर 30% से नीचे आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है तो आपको उस स्टॉक से बोरी बिस्तर उठा लेना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में फिर आपको परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक नेगेटिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। वहां पे जो सबसे बेस्ट रेशो जो बताया जाता है, लास्ट जो रेशो बताया जाता है वो 30% बताया जाता है प्रमोटर्स का, कि स्टॉक में जो होल्डिंग है वो 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी स्टॉक उतनी ही ताबड़तोड़ स्पीड से आगे बढ़ेगा, उतना ही ज़बरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर बंदे ये सोचते हैं कि भाई मार्केट कैपिटल अगर ज़्यादा हुई तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने मार्केट को ज़्यादा कैप्चर कर रखा है। एक्चुअली उन्होंने मार्केट को कैप्चर ज़्यादा नहीं कर रखा, उन्होंने जो पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका माल ज़्यादा उठा रखा है। वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा फंसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा गेम होता है मार्केट कैपिटल का। अब बात करने वाले एक ऐसे की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक्स की जान होती है, जो सबसे मेजर की पॉइंट होता है वो होता है ROE। ज़्यादातर बंदों को पता नहीं होता ROE होता क्या है। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। दो तरह से रिटर्न मिलते हैं, एक ROE पे मिलता है, एक ROCE पे मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी और ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है, कि कैपिटल पे कितना रिटर्न मिलेगा। अगर इक्विटी पे रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 8.91 के आसपास रुपए आपको मिलते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, और अगर आप कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको 14 रुपये 82 पैसे के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करने वाले स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। सबसे पहले हम बुक वैल्यू को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने 100 शेयर खरीदे हैं 50 रुपए पे और 100 शेयर खरीद लिए मैंने 100 रुपए पे, तो मेरी जो एवरेज बनेगी वो 75 रुपए के आसपास बनेगी। वही मेरी बुक वैल्यू है, वही मेरी एवरेज प्राइस है। अगर मेरा स्टॉक 75 रुपए से ऊपर गया तो मुझे एक अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और अगर मेरा स्टॉक 75 रुपए से नीचे गिरा तो जाहिर सी बात है कि भाई मुझे वहां पे एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो 11 रुपए 18 पैसे के आसपास है। करंट शेयर प्राइस जो चल रहा है वो 17 रुपए 57 पैसे के आसपास चल रहा है। देखा जाए तो इसकी लाइफ टाइम जो एवरेज बनती है शेयर की बाई और सोल्ड आउट करने की, तो वो जितनी भी मतलब प्रमोटर्स DII FII और पब्लिक इन्वेस्टर्स ने जितने भी शेयर यहाँ पे खरीद रखे हैं उनकी जो एवरेज है वो 11 रुपए 18 पैसे के आसपास है। देखा जाए तो किसी भी कंपनी का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो उसकी बुक वैल्यू ही होती है। कंपनी कभी भी अपनी बुक वैल्यू से नीचे कभी भी शेयर प्राइस को लेके नहीं आ सकती, बल्कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ेगा बुक वैल्यू की एवरेज भी बढ़ती हुई जाएगी, लेकिन बुक वैल्यू से नीचे कभी भी स्टॉक नहीं आएगा। जो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे आ जाता है वो एक तरह से पूरी तरह से कंपनी बर्बाद हो जाती है, डिलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। सेबी उसको सर्विलेंस की लिस्ट में डाल देता है, ASM और JSM की लिस्ट में डाल देता है, और आपको एक नोटिफिकेशन भेजी जाती है कि इस स्टॉक पे केयरफुली इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक्स आ गया है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि वो एक सर्विलेंस के अंदर आ जाती है, उस पर एक जांच टीम बैठ जाती है, उसके हर एक ऑपरेशन एक्टिविटी को सेबी पूरी तरह से नजर करती है, उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन वहां पे बैठ जाता है, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक हो वो बुक वैल्यू से नीचे भी आता है। अगर बुक वैल्यू से नीचे आया तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ प्रमोटर्स की दब के ठुकाई होगी, और प्रमोटर्स जो FII और DII है वो एक बड़े लॉस के साथ यहाँ से निकलने वाले हो जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स की ठुकाई हो गई तो उस कंपनी के अंदर कभी भी कोई भी प्रमोटर नहीं आता, क्योंकि जो भी प्रमोटर आएगा वो पुराने प्रमोटर्स की हिस्ट्री को सबसे पहले चेक करेगा। फिर उनको पता चलेगा कि भाई इस कंपनी ने तो इन्वेस्टर्स तो छोड़ो, इन्होंने अपने प्रमोटर्स को ही ठोक दिया, ठीक है। तो वो कभी भी उस कंपनी में नहीं आएंगे, वो पहले से दूर से हाथ जोड़ देंगे, भैया हमें ठुकाई करने का कोई शौक नहीं है, आप अपने ही इन्वेस्टर्स की पिटाई करो, हम तो आपसे बहुत ही दूर है, उतने ही सही है, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है बुक वैल्यू का। अब बात करते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए के आसपास है। अब देखो फेस वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इन केस ऑफ कंपनी अगर डीलिस्ट हो जाती है, तो जब कंपनी डीलिस्ट होती है तो जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो सारे जीरो हो जाते हैं। तो मान लो आपने चाहे शेयर खरीदा हो 10 रुपए पे, 15 रुपए पे या 20 रुपए पे, वो प्राइस मेजर वो जो जिस प्राइस पे आपने शेयर खरीदा है वो इतना महत्व नहीं रखता, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो आपकी क्वांटिटी रखेगी। अगर आपका कोई भी स्टॉक्स आपकी कंपनी डिलिस्ट हो जाती है, आपका स्टॉक जीरो हो जाता है, तो आपको रिकवरी के तौर पे यहाँ पे पर इक्विटी 10 रुपए मिलेंगे,
चाहे वो शेयर आपने 15 रुपए पे खरीदा हो या 20 पे या 40 पे या 100 पे, कितने पे भी खरीदा हो, लेकिन पर क्वांटिटी आपको 10 रुपए एज ए रिकवरी मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है कि इनकेस ऑफ कंपनी अगर डूब जाए, यहाँ पे डीलिस्ट हो जाए, हालांकि अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कोई भी कंसीडर करके नहीं चलता, क्योंकि फेस वैल्यू के बेस पे कोई ट्रेडिंग करता ही नहीं। जब मैं भी कोई भी अगर ट्रेडिंग पे पैसा लगाऊंगा तो मैं कभी फेस वैल्यू नहीं देखता, मैं सिर्फ परफॉर्मेंस देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, जैसे जैसे परफॉर्मेंस चलेगी मैं चलूंगा, जैसे मुझे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी मैं अपना प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल लूंगा। और अगर मुझे मार्केट में न्यूज मिल गई कि भाई इस कंपनी का डिलिस्टिंग होने वाला है, ये डेट आ गई, इस डेट पे कंपनी डिलिस्ट होगी और सबके शेयर जीरो हो जाएंगे, तो मैं वहां से सोल्ड आउट करके निकल लूंगा। हर कोई बंदा वहां से सोल्ड आउट करके निकल लेगा, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं नहीं भाई थोड़ा सा होल्ड करके देखते हैं, क्या पता कुछ करिश्मा हो जाए, और वो धीरे 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 करके एक लॉस में फंस जाते हैं। फिर उस लॉस से वो बाहर निकलना चाहते नहीं, और जब तक वो निकलना नहीं चाहते तब तक कंपनी डिलिस्ट हो जाती है। उस केस में उनको फेस वैल्यू के हिसाब से रिकवरी अमाउंट मिलेगा, पर इक्विटी 10 रुपीज। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही है पूरे, अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसा खर्च करता है, पैसा लगाता है, तो वो सिर्फ इसी चीज के लिए ही लगाता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप इसे 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो आपको नियर बाई 3% के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, 3 मंथ में भी यहाँ पे कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ 6 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 16% के आसपास आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ में आपको 27% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 ईयर की होल्डिंग पे आपको 68% का रिटर्न देखने को मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो। ठीक है, साथ में अगर 2 ईयर की बात करें तो यहाँ पे आपको 131% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 313% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर की अगर हम होल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे 663% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर 5 ईयर की होल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे 998 रुपए % के आसपास आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो घूम फिर के बात ये आती है, इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही जबरदस्त आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं यहाँ पे पैसा लगा के अगले महीने निकल जाऊंगा, तो आप निकल ही नहीं पाओगे, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। मिलेगा तो 2, 4, 3% के आसपास रिटर्न मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं यहाँ पे जो पैसे लगा रहा हूँ 6 महीने 9 महीने या 1-2 साल के लिए यहाँ पे पैसा लगाता हूँ, तो वहां से आप एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जा सकते हो। वहां पे 100% से ज्यादा भी आपको रिटर्न मिल सकता है। तो जितना ज्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे स्टॉक में, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि बड़े अमाउंट को कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए मत लगाओ, उसको कम से कम 6 मंथ या 9 मंथ के लिए लगाओ और यहाँ से प्रॉफिट गेन करके जैसे प्रॉफिट में बने वहां से निकल जाओ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग अपॉर्चुनिटी आती है, अगर पैसे को वहां पे रोक के रख दोगे तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठोगे। तो लॉन्ग टर्म में जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आप सिप स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो सिप क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक एफडी जो होता है सेम एफडी की तरह सिप काम करती है। इसमें आप कोई भी कस्टम अमाउंट चूज कर सकते हो, 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, जैसे एफडी में आप सेलेक्ट करते हो। और एफडी में जैसे आप कोई भी टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हो, ऐसे इसमें आप कोई भी टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो अपनी किस्त भरने का, कि भाई जैसे हर 2 महीने बाद मैं किस्त भरूंगा या हर 6 महीने बाद किस्त भरूंगा। तो उसी टाइम पीरियड पे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे डिटेक्ट होते रहेंगे और आपका अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। अब मान लो आपके 3-4 साल के बाद जब भी आप निकलना चाहते हो तब आप अपनी सिप से एग्जिट कर जाओ। आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, साथ में जो भी रिटर्न के साथ जो भी आपका मैच्योरिटी बनेगी, वो सारा फंड आपके अकाउंट में इमीडिएट सेम डेज में आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आपका सबसे अच्छा और सबसे बेनिफिट और प्रॉफिटेबल मेथड है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में। देखते हैं कि भाई यहाँ पे किस किस बंदों ने कितना कितना माल दबोच रखा है जेपी पावर का। अगर देखा जाए प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो यहाँ पे लास्ट ईयर जून 2023 के अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 24% के आसपास थी। देखा जाए तो क्वार्टरली टू क्वार्टरली यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा। प्रमोटर्स की होल्डिंग यूं की यूं बरकरार है। अब देखी जाए डीआईआई की होल्डिंग, तो पिछले साल यहाँ 22.33% की यहाँ पे होल्डिंग थी, जो इस साल घट के कम से कम 18.27% के आसपास रह गई। ठीक है, और अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 4.70% होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़कर यहाँ पे 7.59% के आसपास हो गई। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ एफआईआई की होल्डिंग में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है।
ठीक है, ईयर टू ईयर, क्वार्टरली टू क्वार्टरली। देखा जाए तो एफआईआई में देखो क्या चीज़ आती है वो मैं बताता हूँ। जैसे आप ऑनलाइन कोई भी इक्विटी खरीदते हो किसी भी ब्रोकरेज ऐप से, ऐसे ही आप ऑफलाइन में इक्विटी खरीद सकते हो बैंक वगैरह से। बैंक आपको म्यूचुअल फंड या बॉन्ड के थ्रू या आपको इक्विटी सोल्ड आउट करेगा ऑफलाइन, ठीक है। तो वो सारा काम जो करती है वो फाइनेंशियल कंपनी करती है, वो एफआईआई के अंदर में आती है और इसको कंट्रोल करता है आरबीआई, ना कि इसको सीबीआई कंट्रोल करता है, ठीक है। साथ में इसको किस किस स्टॉक में कितने कितने इसकी भागीदारी रहेगी उसको भी आरबीआई ही नियंत्रित करता है, ठीक है। साथ में अगर बात करें स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग का, तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी लास्ट ईयर जो होल्डिंग थी वो 49.97% थी, जो इस साल बढ़ के 50.14% के आसपास हो गई, मतलब 50% से ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग हो गई। अगर एक तरीके से देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि कम से कम 30% के आसपास होनी चाहिए, अगर 30% से नीचे वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है तो उस स्टॉक में आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको एक से बढ़ के हज़ारों शेयर मिलेंगे जिसमें 50-60% के आसपास आपको प्रमोटर होल्डिंग मिल जाएगी, वहाँ पे आप एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न ले सकते हो। देखा जाए तो स्टॉक में जो होल्डिंग है वो 30% से नीचे है, लेकिन यहाँ पे जो 30% होल्डिंग होनी चाहिए वो प्रमोटर्स की एफआईआई और डीआईआई तीनों की मिला के होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये होल्डिंग 30% से ऊपर बनती है तो आपको ये तो उस स्टॉक में एक अच्छा खासा आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक जबरदस्त वहां पे पॉजिटिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। अगर एफआईआई डीआईआई और प्रमोटर तीनों की होल्डिंग मिला के अगर यहाँ पे 30% से नीचे चला जाता है तो आपको आंख बंद करके उस स्टॉक से तुरंत निकल जाना है। अगर 30% से नीचे थोड़ी सी होल्डिंग आती है, क्योंकि वहां पे अगर पब्लिक होल्डिंग फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे का सारा माल पब्लिक लेके बैठ जाएगी और फिर उस स्टॉक में लॉस के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। अगर आप ऐसा कोई एग्जांपल चाहते हो मार्केट में तो मैं आपको बता दूं, केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक है जिसको हम विकास इकोटेक बोलते हैं, आप विकास इकोटेक को चेक कर सकते हो। आज वहां पे 90% से ज्यादा वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स बैठे हुए, देखा जाए तो उन्होंने अपने कंधे पे पूरे स्टॉक का कार्यभार रखा हुआ है, वही उस स्टॉक को चला रहे हैं। प्रमोटर्स तो वहां धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और पब्लिक होल्डिंग वहां पे बढ़ती जा रही है। अब आपको पब्लिक का तो पता ही है कि पब्लिक कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती। अब यहाँ पे देखो प्रमोटर है, पिछले साल भी 24% थे, इस बार भी 24%, मतलब यहाँ पे जो बड़े बड़े एफआईआई डीआईआई और प्रमोटर्स ये सारे एक ऐसी चीजें होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो वाला पेशेंस आपको पब्लिक में देखने को नहीं मिलेगा। पब्लिक या तो 4-5 महीने के लिए होल्ड वहां पे होल्ड करती है या फिर वो क्या करेंगे इंट्राडे खेल के कमाने के चक्कर में रहते हैं। जैसे जैसे वो इंट्राडे खेलेंगे स्टॉक गिरता हुआ चला जाएगा, वो खुद भी लॉस उठाएंगे और बाकियों को भी लॉस उठवाएंगे, ठीक है। ये हालत हो जाती है अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक में बढ़ जाते हैं तो, ठीक है। यही होता है कि मार्केट कैपिटल के अंदर भी सिनेरियो, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट कैपिटल में एक चीज देखो, स्टॉक में एक चीज बताता हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। अगर मान लो स्टॉक दौड़ गया, ठीक है, मार्केट कैपिटल बढ़ी, अगर मान लो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो ताबड़तोड़ ऊपर बढ़ रही है तो इसका मतलब स्टॉक ऊपर भाग रहा है। तो जैसे स्टॉक भागेगा तो इंडियन पब्लिक जो है ना, इंडियन जो इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा से ज्यादा माल उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर स्टॉक जो भी स्टॉक है वो अगर नीचे गिरता हुआ चला गया तो लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं, वो कहेंगे नहीं भाई स्टॉक गिर रहा है नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो प्रमोटर्स होता है उनका गेम बताता हूँ मैं आपको, जब वो चढ़ता है तब वो बेचते हैं, लेकिन जब वो गिरता है तो वो दुगनी स्पीड से माल उठाते हैं। एक से बढ़ के एक प्रमोटर्स यहाँ पे बैठे हुए, जितना स्टॉक गिरेगा उतना माल उठाएंगे, जितना स्टॉक गिरेगा उतना माल उठाएंगे, जितना स्टॉक चढ़ेगा उतना बेचेंगे, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जितना चढ़ेगा उतना माल उठाओ क्योंकि स्टॉक और ऊपर भागेगा और ऊपर भागेगा, लेकिन जैसे ही गिरेगा सारे बैठे बैठे देखेंगे खरीदे कि नहीं खरीदे, कहीं और ज्यादा ना गिर जाए। तो ये सिनेरियो चल रहा है पब्लिक का होल्डिंग का, क्योंकि हमारे पास इतना ही अमाउंट होता है कि हम उतना प्रॉफिट के लिए हम उसमें से रिटर्न वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं कि भाई हम लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सके, ठीक है। क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, खर्चे ज़्यादा हो गए, तो ये रीज़न भी एक सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो देखा जाए, आप मुझे एक बार कमेंट करके ये जरूर बताना कि भाई आपने किस किस लेवल पे कितना शेयर बाई कर रखा है, जिससे मुझे इस वीडियो में एक डेटा मिल जाता है आने वाली वीडियो को थोड़ा इंप्रूवमेंट करने के लिए कि भाई मार्केट में सबसे ज्यादा लोगों ने इस रेट के ऊपर सबसे ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पिछली वीडियो में जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसके हिसाब से यहाँ पे लोगों ने कितने कितने पे होल्डिंग कर रखी है। देखो यहाँ पे जो जेपी पावर की होल्डिंग है वो लोगों ने जो बता रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो होल्डिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा कर रखी है 16 रुपए 10 पैसे के आसपास कर रखी है। एक बंदे ने 16.40 के ऊपर यहाँ पे 1.5 लाख शेयर खरीद रखे हैं, जिन्होंने कमेंट करके मुझे बताया। कुछ बंदों ने, ज्यादातर जो कमेंट आ रहे हैं उनकी जो होल्डिंग है
वो 16 रुपये 50 पैसे के आसपास है, जिनकी अगर मैं टोटल होल्डिंग की बात करूं तो वहां पे 12 लाख के आसपास उन्होंने टोटल होल्डिंग कर रखी है। मतलब 15-20 बंदों के जो मैसेज आए उन्होंने की उनकी जो होल्डिंग बता रहा हूँ वो 10-12 लाख के आसपास है, जिन्होंने 16-40 के ऊपर कर रखी है, और वो कम से कम 6 महीने के लिए इसको होल्ड करने वाले हैं। तो देखो ऐसे ऐसे दिग्गज है। आप भी मुझे बताना कि आपने कितने कितने लेवल पे क्या क्या बाइंग कर रखा है और आपका प्लान कितने कितने टाइम तक होल्डिंग करने का है, ताकि हमें पता चले कि भाई ज्यादातर लोग किस लेवल पे बाई कर रहे हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए वहां पे वो बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की जेपी पावर की सबसे बड़ी कवरेज, साथ में इस स्टॉक की सबसे डीपली एनालिसिस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।